हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है गौरव और आप लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज अपने चैनल का नाम क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों, मैंने आज अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। जो पहले गौरव सिंह सिविल था उसको अब चेंज करके दोस्तों मैंने, देखिए, पहले जो हमारे चैनल का नाम था गौरव सिंह सिविल, उसको अब मैंने चेंज करके रख दिया है एक नया नाम, जी टेक पॉली। जी हाँ दोस्तों, अब आपके चैनल का नाम हो गया है जी टेक पॉली। देखिए दोस्तों, इस नाम को चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि गौरव सिंह सिविल में ये जो सिविल वर्ड आ रहा है, इससे मेरे सभी दोस्तों को ऐसा लगता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बट आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अलावा कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एवं सभी ब्रांचों का मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं। तो इसीलिए अब हमने इस नाम को चेंज करके, गौरव सिंह सिविल को चेंज करके जी टेक पॉली रख दिया है। अब ये जी टेक पॉली ही क्यों रखा? क्योंकि आप दोस्तों जी फॉर समझ सकते हैं हमारा नाम गौरव, और टेक फॉर टेक्निकल, और पॉली मतलब हो गया दोस्तों पॉलीटेक्निक। क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल पर मैक्स टू मैक्स सब्जेक्ट पॉलीटेक्निक के ही पढ़ाता हूँ, इसीलिए हमने इस चैनल का नाम जी टेक पॉली रख दिया है। अभी आपके स्क्रीन पे ये नाम शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि YouTube पर चैनल के नाम को चेंज होने में कुछ डेज़ का टाइम लग जाता है। 1 या 2 दिन में आपकी स्क्रीन पर जी टेक पॉली शो होने लगेगा। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे अब से अपने चैनल का नाम जी टेक पॉली, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक था, हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में हम बीम चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बीम की कंप्लीट थ्योरी कवर की थी। इसके अलावा बीम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे, जिसको कि मैंने 2 वीडियोज़ के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसमें कि हमने बीम की रिएक्शंस फाइंड आउट की थी। तो अब आज का दोस्तों हमारा नया चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको सॉम में भी बहुत हेल्प करेगा। जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे आगे जाके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। इतना समझ पा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों गुरुत्व केंद्र। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने मैकेनिक्स की सबसे पहली क्लास में दोस्तों पूरी मैकेनिक्स की बुक में जितने भी टॉपिक्स थे सबको आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया था। तो मैंने जब आपको पहली वीडियो बनाई थी मैकेनिक्स की, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन लिखे थे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो वहाँ पर मैंने केवल क्वेश्चंस इंग्लिश में ही प्रोवाइड किए थे, बट कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने साथ में यहाँ पर हिंदी भी आपको दे दी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, तो इसकी जो हिंदी हो जाएगी दोस्तों वो होगी गुरुत्व केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्व केंद्र, और सेंटर ऑफ मास को कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। समझ पा रहे हैं इतना? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था व्हाट इज सेंट्रॉइड। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये सभी क्वेश्चंस के आंसर पढ़ लिए होंगे बुक से, जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं वे यहाँ अच्छे से समझ लेंगे। आज आपको मैं टोटल समझाऊंगा इसके बारे में, और जिन्होंने भी पढ़ भी लिया तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड को दोस्तों हिंदी में कहते हैं केंद्रक, यानी केंद्रक क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन था जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तीसरा क्वेश्चन था डिटरमाइन ऑफ सीजी ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे जो मैंने आपको दे रखे हैं ये निम्नलिखित, ये सब इनके क्या निकालना है आपको? सीजी निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, गुरुत्व केंद्र निकालना है आपको, ठीक है। तो किस किस का निकालना है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जिसे आप हिंदी में आयताकार काट कहते हैं। दूसरा ट्रेंगुलर सेक्शन का, जिसे आप त्रिभुजाकार काट कहते हैं। और तीसरा निकालना है दोस्तों आपको सर्कुलर सेक्शन का, यानी वृत्ताकार काट। अगला है सेमी सर्कुलर, अर्धवृत्ताकार, ट्रिपेजॉइडल, समलंबाकार, स्फेयर यानी गोला, हेमीस्फेयर, अर्धगोला, कोन यानी शंकु, और सिलेंडर बेलन। इसके अलावा 2-3 सेक्शन में आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। मैक्स टू मैक्स 12-13 सेक्शन बताऊंगा, और उन सभी का सीजी मैं आपको आज ही कवर करा दूंगा। और चौथा क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको अलग से लिखा है अपनी साइड से, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस,
जैसा कि हम हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पॉलीटेक्निक के यूपीवीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी आता ही आता है। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या करेंगे, आपको कुछ सेक्शन दिए होंगे, हो सकता है आपको एल सेक्शन दे दे या फिर आपको टी सेक्शन दे सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपको आई सेक्शन दे सकता है। तो आपको कोई भी एक सेक्शन दे देगा और आपसे कहेगा आप इस सेक्शन का सीजी बताइए। जेड सेक्शन दे सकता है आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन दे सकता है सभी सेक्शंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई सेक्शन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आई सेक्शन का सीजी पूछ सकता है इसकी डायमेंशंस देके। तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इन सभी का सीजी निकालेंगे। इसके अलावा मैंने जो ऊपर ये बॉडीज़ लिखी हैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ करके दे देगा, ठीक है। आपको सेक्शंस को ऐड करके तब पूछ लेगा उनका सीजी क्या होगा, तब वो सब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास होगी दोस्तों हम उसको अलग करेंगे सेपरेट। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको इन 3 क्वेश्चंस की थ्योरी ही प्रोवाइड कराऊंगा। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको कंप्लीटली फुल डिटेल में समझा दूंगा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। समझ पा रहे हैं? हम इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अलग से कर लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं रफ करता हूँ इनको, और हम मेनली कौन कौन से टॉपिक पहले समझते हैं, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर सेंटर ऑफ मास समझते हैं, और फिर समझते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। इन तीनों को समझ के फिर इन सब के मैं आपको सीजी लिखवा दूंगा क्या क्या होते हैं, आपकी क्लास फिर हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, मैं तीनों एक साथ लिख देता हूँ और तीनों को एक साथ समझ लेंगे आप। किस किस को? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको गुरुत्व केंद्र। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन मीन्स इसका बहुत बड़ा है। अगला है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जिसे आप कहते हैं द्रव्यमान केंद्र हिंदी में। और तीसरा दोस्तों सेंट्रॉइड। तो इससे आपके पहले दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे कवर। इसको आप केंद्रक कहते हैं, ठीक है, केंद्रक, यस। तो चलिए समझते हैं कि करके। सबसे पहले समझते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट, और एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर भी किसी भी बॉडी का, जैसे सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है ये, तो इस बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पर कि इसका समस्त भार कार्य करता है। समस्त भार का मतलब है इस बॉडी का जो टोटल वेट होगा वो जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अगर सपोज यहाँ पर इसका कोई पॉइंट हो बीच में जिस पे कि इसका टोटल वेट, इसका समस्त भार कार्य कर रहा हो, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा इसका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ पा रहे हैं? किसी भी बिंदु यानी कि किसी भी वस्तु का या किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का वह बिंदु जिस पर कि उस बॉडी का समस्त भार कार्य करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इतना समझ आ रहा है? फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया? तो दूसरा जो होता है दोस्तों सेंटर ऑफ मास, तो आपको समझ आ रहा होगा, मास फॉर होता है द्रव्यमान, यानी कि किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पर कि उसका समस्त द्रव्यमान यानी टोटल मास कार्य करता हुआ माना जाता है, उसे कहते हैं हम द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। छोटी छोटी डेफिनेशन है, बहुत छोटी छोटी। क्या क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे आप? किसी भी बॉडी का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? किसी भी बॉडी का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान यानी टोटल मास कार्य करता हुआ माना जाता है, एक्ट करता हुआ माना जाता है, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। अब फिर ये सेंट्रॉइड क्या है? तो सेंट्रॉइड वेरी सिंपल, यहाँ पर आपने क्या यूज किया? वेट, यहाँ पर मास, और सेंट्रॉइड में क्या यूज करेंगे आप? एरिया। क्या यूज करेंगे? एरिया। तो किसी भी एरियल बॉडी, एरियल बॉडी का मतलब क्या हो गया? किसी भी
क्षेत्रीय, जिसका कुछ क्षेत्रफल हो ऐसी बॉडी, ठीक है। तो किसी भी एरियल बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पर उसका टोटल एरिया कार्य करता हुआ माना जाता है, कह सकते हैं टोटल एरिया जिस पॉइंट पर केंद्रित होता है वह बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। छोटा छोटा डिफरेंस, क्या क्या, इसमें क्या लेते हैं वेट, इसमें मास, और इसमें क्या लेंगे एरिया। समझ पा रहे हैं? तो तीनों पॉइंट क्लियर है सबको। पहला पॉइंट था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। सेंटर ऑफ मास क्या था, किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है या कार्य करता हुआ माना जाता है। तीसरा, किसी भी एरियल बॉडी का या किसी भी समतल क्षेत्रफल का भी कह सकते हैं आप, ठीक है। समतल क्षेत्रफल जिसका वेट बहुत कम हो, जैसे एक कागज़ ले लो आप, कोई आपने कागज़ ले लिया उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, वो एक एरियल बॉडी है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कागज़ ये। तो हम इसका हमेशा सेंट्रॉइड निकालेंगे, बट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम सेंट्रॉइड को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें क्या लेते हैं वेट लेते हैं, इसमें एरिया लेते हैं। तो हम जो निकालेंगे दोस्तों वो निकालेंगे क्या, वो हम निकालते हैं सेंट्रॉइड। क्वेश्चंस में हम सॉल्व करते हैं सेंट्रॉइड एरिया का यूज़ करके, लेकिन हम सीजी बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है। समझ पा रहा? तो ये हो गया आपके थ्योरी के तीनों टॉपिक जिनकी डेफिनेशन बहुत आसान थी। क्लियर? और ज़्यादा डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, यानी कि अब मैं आपको जो जो बॉडीज़ थी, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन था, ट्रेंगुलर सेक्शन था, उन सब के सीजी लिखवाऊंगा। तो आपको सीजी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उन सीजी की हेल्प से ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीजी ऑफ, या तो आप सीजी कह सकते हैं या फिर आप इसको सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, सीजी या फिर सेंट्रॉइड ऑफ फॉलोइंग सेक्शन। हिंदी में बोल सकते हैं आप निम्नलिखित काट का केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र, ठीक है, सीजी। तो देखिए मैं यहाँ पर सेक्शन लिखूंगा, एक टेबल बना रहा हूँ छोटी सी, आपको इसी तरह से टेबल बनानी है, उसी में लिख लेना सबको एक तरफ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ बता दूंगा आपको, जो सीजी होता है दोस्तों, सीजी, ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा और बता दूँ इसके बारे में। जो सीजी होता है दोस्तों, ये एक काल्पनिक पॉइंट होता है, काल्पनिक बिंदु होता है, काल्पनिक बिंदु, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट से मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट जो है ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। नॉर्मली हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ स्थित है, निकाल करके कैलकुलेट करके, तो ये इमेजिनरी पॉइंट होता है। ये किसी भी बॉडी के, सपोज आपको इस एल सेक्शन का सीजी निकालने को दे दिया जाए, तो ये किसी भी बॉडी के अंदर भी स्थित हो सकता है, इसके अलावा बाहर भी स्थित हो सकता है। सीजी जो होता है वो एक काल्पनिक बिंदु होता है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस टी सेक्शन की बात करूं तो इस टी सेक्शन में आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो टी सेक्शन में अंदर आएगा इसका सीजी, जबकि एल सेक्शन में सीजी बाहर आता है। समझ पा रहे हैं? तो ये काल्पनिक बिंदु होता है जो कि अंदर भी हो सकता है बॉडी के और बाहर भी स्थित हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो सीजी होता है दोस्तों, ये डिपेंड किस पे करता है, तो सीजी जो होता है गुरुत्व केंद्र, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ बॉडी पर, शेप ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है ये, ठीक है। जो सीजी होता है किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर, यानी कि एल सेक्शन है तो इसका सीजी अलग होगा, टी सेक्शन का सीजी कुछ और होता है, इसके अलावा जेड सेक्शन का सीजी कुछ और होता है, इसके अलावा आई सेक्शन का जो सीजी होगा वो कुछ और होगा। आई होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट और सीजी के बारे में आप याद रखेंगे कि सीजी क्या होता है, एक काल्पनिक बिंदु होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, और ये शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन, अगला अपना जो तीसरा क्वेश्चन था उसके टॉपिक के बारे में बात। बहुत आसान है मैकेनिक्स। देखिए इधर तो लिखेंगे आप, एक तरफ तो यहाँ लिख लेंगे क्या, सेक्शंस, एक तरफ तो लिखेंगे आप सेक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर होता है बाहर, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस बहुत है भाई यहाँ पर, बट आप पढ़ते रहिएगा, इसलिए हमने माइक भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी आवाज़ क्लियर आ सके। शेप ऑफ सेक्शन, यहाँ लिख सकते हैं आप काट की आकृति, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, या टाइप ऑफ सेक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप यहाँ।
यहाँ लिखेंगे एरिया, ठीक। यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ सीजी, पोजीशन ऑफ सीजी या फिर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की पोजीशन कहाँ होगी, ठीक है। ये इसमें दो चीज़ निकालेंगे हम, एक तो एक्स बार निकालेंगे और एक निकालेंगे वाई बार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स बार और वाई बार, एक्स बार और वाई बार होते क्या हैं, तो ये होते हैं दोस्तों सीजी किसी भी बॉडी के, यानी कोई भी बॉडी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, वो होता है एक्स बार और वाई बार। अब देखिए, मैं उधर देख के बोल रहा था, सॉरी। अब देखिए ध्यान से, एक एक करके बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगुलर सेक्शन की, रेक्टेंगुलर सेक्शन, जैसे कि आप लोग बोलते हैं आयताकार काट, आयताकार काट, इन सब का यूज होगा क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए आयताकार काट आप सभी जानते हैं, ये होती है आयताकार काट कोई भी, ठीक है। ये कोई आयताकार काट है और इस आयताकार काट में आपको इसका बताना है सीजी। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान से समझेंगे आप। आपने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो देखा ही होगा, पढ़ा होगा नॉर्मली मैथमेटिक्स में सबने। तो हम क्या करेंगे, जो भी बॉडी का सीजी निकालेंगे, कोशिश करेंगे उस बॉडी को पहले वाले चतुर्थांश में रखने की यहाँ पर, यानी कि जो आपको बॉडी दे रखी होगी उस बॉडी को एक्स अक्ष से स्पर्श करते हुए और वाई अक्ष से स्पर्श करते हुए खींच देंगे, ऐसे टच करते हुए, ठीक है। ये यहाँ से ये, इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बोल देंगे, ठीक। अब जो इस बॉडी का सेंटर होगा दोस्तों, बिल्कुल बीच में होगा सेंटर यहाँ पर, ठीक है। आयताकार बॉडी है ये, तो ये बताना आपको, ये इधर एक्स अक्ष की तरफ जो हम डिस्टेंस चल रहे हैं, ये वाली इधर को, ये होगी एक्स बार, यानी ओरिजिन से एक्स अक्ष की तरफ कितनी दूरी पर है सेंटर, और ओरिजिन से ही ऊपर को वाई अक्ष की तरफ, ऐसे वाई अक्ष की तरफ कितनी दूरी पर ही होता है एक्स बार वाई बार। तो ये आपको वैल्यू बतानी है दोस्तों, ये कितनी होगी, ठीक है। सपोज मैंने इसकी चौड़ाई मान ली बी थी, इस आयताकार सेक्शन की चौड़ाई बी थी, और इसकी जो गहराई है वो मान ली मैंने एच, इसकी गहराई मान ली एच, या हाइट बोल सकते हैं, हाइट मान ली एच, ठीक है, बी और एच। तो आपको एरिया तो सबको पता है क्या होता है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आप एल और बी मान सकते हैं, आपकी चॉइस है, बी और एच मान के चलना वैसे आप। तो इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, समझ आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक्स बार क्या होगा, तो देखिए टोटल बी था, ये यहाँ से यहाँ तक बी था, तो यहाँ से यहाँ तक आधा होगा बी का, तो कितनी दूरी पर होगा ये, बी बाई 2 एक्स बार, और जो बाई बार होगा एच है, तो एच का आधा होगा बाई बार, यानी कि एच बाई 2। यस, ये आपको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होगा। इसका एरिया बी एच एक्स बार बी बाई 2 बाई बार एच बाई 2, समझ आ गया ना इसका। आगे देखिए दूसरा होता है ट्रायंगुलर सेक्शन, बस यही है, इसे को याद करना आपको ऐसे ही। दूसरा होता है ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, इसको आप त्रिभुजाकार काट बोल देना हिंदी में। मैं नीचे जगह कम है इसलिए समझाऊंगा अभी, तो आप इसलिए समझ तब भी लेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुजाकार काट। तो एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये कोई ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल दो तरह से बन सकता है, मैं आपको दोनों तरह से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ऐसा जो कि आयताकार है, सॉरी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक। अब इसको आपको इसका सीजी बताना, तो क्या करेंगे आप, इस एक्स अक्ष को इससे तो एक्स अक्ष स्पर्श करते हुए निकाल देंगे, और इससे वाई अक्ष, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, इसका सीजी। सपोज ये ऊंचाई एच थी इसकी, दिख रहा होगा यहाँ तक तो, और चौड़ाई भी है, कोशिश कीजिएगा प्लीज़, दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे कैमरा दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं दिखे तो मैं आपको ऊपर समझा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप, ये बी है और ये एच है। यहाँ बताना आपको, यानी कि ये एक्स बार कितना है एक्स अक्ष की तरफ, और ये वाई बार कितना वाई अक्ष की तरफ। तो आपको इसका पहले एरिया बताना। त्रिभुज का एरिया सब जानते हैं, समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 बी इंटू एच, ठीक। ये तो हो गया इसका एरिया। आगे अब जब इसका हम सेंटर निकालेंगे, इसका पता था आपको बी बाई 2 एच बाई 2 था, इसका होता है बी बाई 3 एच बाई 3, बी बाई 3 और एच बाई 3 याद रखेंगे। ये मूल बिंदु से इधर को एक्स अक्ष की तरफ कितना है एक्स बार, यानी टोटल बी था, तो बी का 3 बी बाई 3, और ऊपर को कितना एच बाई 3, समझ पा रहे हैं आप। ये हो गया बी बाई 3 और एच बाई 3। अगर ये ट्रायंगल है ये आपको उल्टा बना के दे देता, उल्टा से मतलब क्या है, मैं ये आयत वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, एक एक करके समझते हैं। आप टेबल की फॉर्म समझ गए आपको कैसे लिखना है, तो आपको इसमें भर लेना आप खुद से नीचे तक, मैं आपको एक एक करके अलग समझाता हूँ,
ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप इनमें ही भर लेना, मैं आपको एक एक करके अलग से समझाता हूँ। जैसे मैंने 2 लिखे, आप इसी तरह से लिखेंगे सब, ठीक है। अब ये ट्रायंगल देखिए, अगर ट्रायंगल ऐसे दे देता, ऐसे इस तरह से ट्रायंगल दे देता, इस तरह से ऐसे, ये दूसरे टाइप का ट्रायंगल है, तब क्या करते हैं आप? तो अब ध्यान रखना, आप ऐसे मत कर देना कि आप यहाँ से वाई अक्ष और यहाँ से पहले चतुर्थांश में ले जाएं, यानी आप इसमें सॉरी दूसरे में ना ले जाना, आप इसमें मत बना देना त्रिभुज को, यहाँ पर ले लें कहीं, गलती सही मत लेना। आपको हमेशा क्या करना है, जो भी त्रिभुज दिया उसको हमेशा हमेशा पहले ही चतुर्थांश में रखना है, ठीक है। तो आपको इसमें ही रखना है, इसको इसमें ही रखना है, ठीक है, ऐसे। तो क्या करेंगे आप, इसको पहले चतुर्थांश में लाने के लिए ये तो हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ऐसे यहाँ से, ठीक, वाई अक्ष। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं हम इसको, मच्छर बहुत परेशान करते हैं यार, एक तो पढ़ा ले रहे हैं, मच्छर पढ़ा नहीं देते बच्चों को। भाई देखिए, ये मत सोचिएगा आप कि ये सोशल मीडिया कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो हम इतना कुछ वैसा नहीं बोल रहे हैं, बट आदत है हमारी बोलने की, समझ गए आप। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे सब जानते हैं। ये बी है, अब क्या करें यार, मच्छर लग रहा है, फ़ैन चला नहीं सकते, फ़ैन चलाएंगे तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करते। देखिए समझते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा अदरवाइज। इसका सेंटर यहाँ पर, तो ये एक्स अक्ष से बताना है इधर को कितनी दूरी पर है। तो अभी भी मैंने आपको ऐसा वाला ट्रायंगल बनाया था, और जो कि लंबवत जो लाइन थी इससे इधर को ये कितनी दूरी पर था, b/3 पर था। जब ये b/3 है तो इधर को कितनी बच गई ये वाली दूरी, ये 2b/3 बचेगी। समझ पा रहे हैं? यानी जिधर लंब बना होता है, लंबवत भुजा से जो परपेंडिकुलर साइड है, इससे जो इसका सेंटर है वो b/3 पे होता है, हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर वाली साइड से b/3 पर। तो जो दूसरी साइड बच गई वो 2b/3 बच गई, मतलब इसका जो CG होगा ये वाला x बार, इसका जो x बार होगा वो कितना होगा, 2b/3। समझ पा रहे हैं? और जो y बार होगा वो सेम रहेगा h/3। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आपको ऐसा वाला डायग्राम दे दो तो इस साइड से कितना होगा, ये इस साइड से होगा 2b/3, क्योंकि इधर से b/3 होता है, इसलिए। समझ आ गया ना, x बार y बार। तो या ऐसा ट्रायंगल दे सकता है आपको, तो निकालेंगे। एरिया सेम ही रहेगा 1/2bh, ठीक है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आपको ट्रायंगल तीसरी टाइप से दे दे, याद रखना है 2b/3 इस साइड से, दूसरी साइड से। अगर आपको ट्रायंगल ऐसा दे दे, लीजिए, अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, इसके 2 पार्ट कर लीजिए, इसके 2 ट्रायंगल बना दीजिए, ये बन गए 2 ट्रायंगल। अब आप दोनों का इजीली अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो ये बन गया पहला वाला जो था, और एक इधर को दूसरा वाला बन गया ये, ठीक है। यहाँ से आप अक्ष खींचना, यहाँ से, तो इसका जो भी होगा, जितनी सपोज ये 6 मीटर है, तो क्या करेंगे आप इसको निकालने के लिए 2 × 6/3 इस साइड से हो जाएगा ये। और जब हम इसका निकालेंगे, इसका, तो यहाँ से यहाँ तो टोटल ले लेंगे 6, इसके बाद ये वाली दूरी कंसीडर कर लेंगे जितनी भी आएगी इसकी CG। क्लियर ना? ऐसे निकाल देंगे। हालांकि आपको उनमें से एक देगा राइट एंगल वाले में से, इतना टिपिकल नहीं बनाएगा क्वेश्चन को। आयताकार समझ गए आप, ट्रायंगुलर सेक्शन समझ गए। अब तीसरा समझते हैं सर्कुलर सेक्शन। आप टेबल में ही लिखना प्लीज़, है ना, मैं बार बार टेबल बनाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तीसरा है सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन यानी वृत्ताकार काट, वृत्ताकार काट। तो जो वृत्ताकार काट होती है दोस्तों, लीजिए बना दिया मैंने सर्किल, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ सेंटर है, तो अब क्या करेंगे, इधर से y अक्ष खींचेंगे, पहले चतुर्थांश में लेना, हमेशा याद रखेंगे, बस इतनी सी ट्रिक है इसकी। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक। आपको सपोज इसकी रेडियस दे रखी है यहाँ से तक r, ये भी रेडियस क्या है r, तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है। एरिया तो आपको पता है इसका क्या होता है, πr² होता है, ठीक। अब इसका x बार क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा सेंटर पर है, यानी मूल बिंदु से r दूरी पर, और y बार भी कितनी पर है, r दूरी पर। तो ये हो जाएंगे तीनों पॉइंट इसके, एरिया, x बार, y बार, सर्किल के लिए। समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं सेमी सर्किल, ठीक है। सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त। इसको हटा रहा हूँ भाई मैं, इसको आप लिखते रहिएगा, साथ साथ टेबल बनाइएगा कॉपी पे, और पढ़ते समय नोटबुक और पेन साथ रखा करें प्लीज़, ठीक है। अब देख लीजिए चौथा वाला, जिसका नाम है सेमी सर्किल, SEMI, सेमी सर्किल, ठीक है। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार काट। तो चलिए ये आपने बना दिया कोई सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल है ये। अब आपको इसका बताना है, तो यहाँ से क्या खींचेंगे, अब y अक्ष, यहाँ से खींचेंगे x अक्ष, ये y अक्ष, सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो अगर आप इधर को चलते हैं तो सेम आपको r दूरी ही कवर करनी पड़ी, लेकिन इधर को कुछ और दूरी कवर करेंगे आप। समझ पा रहे हैं, x बार, y बार। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपको पता है सर्किल का πr² होता है, ये आधा है तो आधा कर देंगे, πr² / 2। x बार क्या होगा इसका, तो x बार सेम होगा,
देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, अगर ये कंप्लीट सर्किल होता यहाँ सेंटर, तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो आर ही रहा, तो एक्स बार तो आर है, लेकिन वाई बार इसका चेंज होता है यहाँ से यहाँ तक। अब ये मत कर देना टोटल आर था और हमने जब आधा वृत्त ले लिया तो आधा वृत्त भी आर ही रहेगा, नहीं, उसका सेंटर तो यहाँ आ गया ना, तो ये तो आपका आर ही था सेम, लेकिन ये वैल्यू बदल गई, ये कुछ और होगी, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है 4r/3π, 4r/3π, ठीक है, ये होता है सेमी सर्किल के लिए। समझ पा रहे हैं। अगला सेक्शन क्या था, इसके बाद अगला सेक्शन था सर्किल, सेमी सर्किल, जी हाँ, अगला है क्वाड्रेंटल सर्किल, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा था, मैं अलग से आपको समझा दे रहा हूँ, 1/4 वृत्त का क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये समझ गए ना, 4r/3π, बाई बार इसका, इसे भी लिख लीजिएगा। अगला देखिए, अब अगला है 5वां सेक्शन, क्वाड्रेंटल सर्किल, ठीक है, इसको कहते हैं सर्कुलर सेक्शन, पूरा लिख देना आप, इसको कहते हैं 1/4 वृत्त, 1/4 वृत्त। अगर 1/4 वृत्त होगा, 1/4 मतलब देखिए पूरा सर्किल था ये, तो इसका 1/4 पार्ट इतना निकाल लीजिए, बस ये वाला इतना पोर्शन, तो इसका क्या होगा, ठीक है। इधर आपने खींचा वाई बार, थोड़ा बड़ा बना दें ताकि आपको क्लियर दिख सके, समझते रहिएगा प्लीज़, बोर मत होना, है ना, ये याद करने का ये भाई, इसमें और कुछ नहीं, डेरिवेशन तो हम कराएंगे नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन कराने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। 1/4 पार्ट निकाल दिया हमने इसका, ये वाला, तो इसका बताना है आपको, ठीक, 1/4 वृत्त का सेंटर यहाँ, तो ये खींच लीजिए इसको वाई बार, ये हो गया वाई बार, और ये हो जाएगा इसका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो यहाँ सी जी होगा, तो इधर तो हो जाएगा कितना एक्स बार, और इधर हो जाएगा वाई बार, तो इसका एक्स बार और वाई बार दोनों सेम हो जाएगा। तो एरिया कितना होगा, पहले एरिया निकाल दीजिए, सर्किल का होता है πr², ये 1/4 है तो 4 कर देंगे, एरिया आ जाएगा एक्स बार और वाई बार। तो इसका जो एक्स बार और वाई बार होता है दोस्तों, वो सेम रहता है, कितना, जो पिछले वाले का वाई बार आया था 4r/3π, और इसका भी क्या आएगा 4r/3π। जो अर्धवृत्त का वाई बार था वो 1/4 वृत्त का एक्स बार वाई बार होता है। ये जेई के एग्जाम में कई बार पूछेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। तो मैकेनिक्स भी पूछा जाता है आपके जेई एग्जाम में, इसलिए इनको याद करना है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक। आगे देखिए, अगला 1/4 के बाद आगे देखेंगे, अब आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, 1/4 वृत्त हो गया। इसके बाद आता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है, जो भी नंबर होगा आप लिख लीजिएगा, 6ठा नंबर होगा आई थिंक सो। ट्रेपेजॉइडल मतलब समलंबाकार काट, समलंबाकार, समलंबाकार काट। जितने भी सेक्शन के मैं सीजी लिखवा रहा हूँ आपको याद करने हैं, क्वेश्चंस में कराऊंगा अगली क्लास में, तो आपको वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज देखा होगा आपने, एक साइड छोटी होती है एक बड़ी होती है, ऐसे करके, ठीक, एक छोटी एक बड़ी होती है, और यहाँ से सीधा रहता है ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे रहता है, ठीक। इसको हम छोटी वाली साइड को ए कह दे रहे हैं, बड़ी वाली साइड को बी कह दे रहे हैं इसको, और इन दोनों के बीच की जो हाइट है इसको एच बोल दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पर अक्ष खींचना है तो पहले चतुर्थांश में रखेंगे, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो इसका सेंटर हमें बताना है, ये तो एक्स बार हो गया और इधर को ये वाई बार। तो पहले तो आप इसका एरिया देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर जो दोनों पैरेलल साइड हैं, समांतर भुजाएं हैं दोनों, इन दोनों समांतर भुजाओं का योगफल करते हैं a+b, इनटू में जितनी हाइट है इस हाइट का आधा करते हैं h/2, a+b इंटू h/2, ये होता है इसका एरिया। एरिया होने के बाद आप निकालेंगे इसका एक्स बार और वाई बार। तो इसका जो एक्स बार होता है दोस्तों वो याद करना है आपको, एक्स बार क्या होता है, a² + b² + ab, 2ab मत कर देना, 2ab वाला फॉर्मूला अलग होता है वो, ठीक है, ab, a² + b² + ab/3 और ब्रैकेट में a+b, ये रहता है एक्स बार का फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं, a² + b² + ab/3a+b। अब वाई बार क्या होगा, वाई बार ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक तो आपको मैंने यहाँ पर ये आधार दे रखा है, सपोज आपने कैपिटल ए और बी दे दिया,
इसको कैपिटल सी डी दे दिया। तो ए बी की तरफ से अगर निकालें बाई बार, ए बी से बाई बार, मतलब मैं अगर यहाँ से यहाँ तक बताऊँ आपको, तो आप किस साइड चल रहे हैं, आप ए की तरफ चल रहे हैं, एरो लगा लो समझने के लिए। ए की तरफ चल रहे हैं तो इसमें ए को डबल करना होता है, तो बी प्लस 2a करते हैं इसमें, ठीक, बी प्लस 2a और अपॉन में a प्लस बी और इनटू में रहता है यहाँ पर h/3। भाई थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे, फिर बता रहा हूँ आपको एक बार। एक्स बार का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3a प्लस बी, और बाई बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, जिधर आप चलते हैं यानी कि ऊपर को चल रहे हैं आप, ऐसे करके ऊपर को ए बी से ऊपर की साइड निकाल रहे हैं ना बाई बार, तो बी को तो सिंगल रखेंगे, ए को डबल कर देंगे, तो बी प्लस 2a अपॉन में a प्लस बी रहेगा इंटू h/3, सेम रहता है। और अगर आप इस साइड से निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना चाहते हैं नीचे को ये वाली, तो इस केस में यानी सी डी से अगर आप निकालें, मैं यहाँ लिख दूँ, नीचे पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, सी डी से अगर आप निकालेंगे सी डी की तरफ से बाई बार, तो क्या करेंगे, अब आप ऊपर से अगर देखा नीचे की हो तो बी की तरफ आ रहा है, तो a प्लस 2b कर देंगे इस केस में, अपॉन में बाकी सेम है a प्लस बी और इधर h/3। आई होप सो समझ आ रहा होगा आपको सी डी की तरफ से कितना लेना है और ए बी की तरफ से कितना लेना है, ठीक है। तो आपको मेन ये दोनों है वैसे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दिया, कहीं आपको ऊपर से पूछ ले तो कितना आएगा निकल के। समझ आ रहा है इतना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद, एरिया ये याद रखना है, a प्लस बी इंटू h/2 सॉरी, यस, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3a प्लस बी, और इसका हो जाएगा बी प्लस 2a अपॉन में a प्लस बी इंटू h/3, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका हो गया ट्रिपेजोइडल सेक्शन का, क्लियर, समलंब चतुर्भुज का, यानी समलंबाकार काट। आगे देखेंगे अब अगला, बस 3-4 काट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बता करके आपको। इसके बाद वैसे आपके सिलेबस की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, साइन कर्व्ड पैराबोला, साइन कर्व्ड पैराबोला, आप इसको एक्स्ट्रा में समझ सकते हैं, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। साइन कर्व्ड पैराबोला होता है, ये एक तो 2 घात वाला होता है और एक होता है 3 घात वाला, तो दोनों के लिए देख लेंगे। तो पहले वाले के लिए जो होता है डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ इधर, 2 घात वाले के लिए, तो इसका डायग्राम ऐसे होता है, साइन कर्व्ड मतलब ऐसे सैगिंग टाइप से होगा ये, ठीक है। पैराबोला तो ऐसे होता है, लेकिन सैगिंग टाइप से, सैगिंग जैसे सैग करता है ऐसे, सैगिंग टाइप से। ये एक्स अक्ष, इधर को वाई अक्ष और इधर को एक्स अक्ष, ठीक है। ये बी मान लिया, ये एच मान लिया, यहाँ पर इसका सेंटर कहीं होगा, ऐसे एक्स बार और ऐसे वाई बार, इसको बोलते हैं साइन कर्व्ड पैराबोला, ठीक है। ऐसे करके जा रहा है ये, साइन का कर्व सबने देखा होगा, उसी तरह का है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एरिया, जैसे त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 BH, तो इसका होता है 1/3 BH, 1/3 BH, ठीक है। इसका एरिया रहता है क्या, हाँ 1/3 BH। और इसका एक्स बार और वाई बार क्या होगा, त्रिभुज का एक्स बार क्या था, एक्स बार था b/3, तो इसका होगा b/4, उसका वाई बार क्या था h/3, तो इसका हो जाएगा h/4, ठीक है। ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, तो आप ट्रायंगल से कंपेयर करके याद कर सकते हैं, पर ट्रायंगल में जहाँ 2 होता था वहाँ 3 करना है, जहाँ 3 होता था वहाँ 4 करना है, सिंपल इतना है। समझ पा रहा है, ये साइन कर्व्ड पैराबोला का होता है, 2 घात वाला जो होता है उसका। अगर 3 पावर वाला दे दें तो 3 पावर वाले के लिए एक वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी डायग्राम सेम ही बनेगा, बस पावर चेंज कर देंगे। ये तो 2 पावर वाले के लिए हो गया, जब पावर कैसी है उसकी 2, इक्वेशन में जो 2 पावर आती है भाई, ऐसे समझ रहे हैं ना आप, 4ax वगैरह करके, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे। अगर 3 पावर वाला होगा तो ये, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये 3 पावर वाला रहा तो उस केस में क्या होगा, उसमें एरिया तो हो जाएगा 1/4, यस 1/4, ठीक, यहाँ हो जाएगा 1/4, और बाकी सब 5, यस, एक बढ़ा देंगे 5, और यहाँ भी 5। समझ पा रहे हैं आप। तो ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल ट्रायंगल है कोई ट्रायंगल, तब तो एरिया 1/2 BH, ठीक, 2 घात वाला है, और ये कह रहा था b/3 और h/3, ठीक। अब अगर आपको 2 घात वाला साइन कर्व्ड पैराबोला दे रखा है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। 3 पावर वाला है तो इसको 4 कर देंगे, इन दोनों को 5, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया मैंने आपको वैसे बता दिया है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। दोनों समझ गए ना, गुड। आगे देखिए, साइन कर्व्ड पैराबोला, एक होता है हॉगिंग पैराबोला, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज़ करके आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि जी एग्जाम में पूछा जाता है। हॉगिंग पैराबोला, डबल जी, हॉगिंग पैराबोला, हॉगिंग से मतलब क्या, ऐसे सैगिंग होता है और ऐसे हॉगिंग होता है, ठीक है।
तो हॉगिंग समझ लेंगे थोड़ा सा हॉगिंग। तो हॉगिंग पैराबोला इस तरह से बनेगा, ठीक, ऐसे ऊपर की साइड से इस तरह से आता है ये। तो इसका एक्स बार वाई बार और एरिया समझ लेंगे, एक्स बार वाई बार और एरिया। जितना पढ़ा रहा हूँ मैं आगे सोम और मॉस में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो इसको हॉगिंग पैराबोला का एरिया क्या होता है, आपको वो टेबल कंप्लीट करनी है। आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसको दे दूंगा PDF बना करके, अदरवाइज आप लिख लीजिएगा बोर्ड पे, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है 2/3 BH, ठीक। इसका एक्स बार और वाई बार जो होता है वो होता है दोस्तों 3/8 इस एक्स बार बी होगा और वाई बार 3/8 H हो जाएगा। ये आपको हॉगिंग पैराबोला के बारे में थोड़ा सा याद रखना, ये बी है और इस साइड इसकी H है, ठीक है। तो ये हो गया हॉगिंग पैराबोला। ये तो आपके 3 मैंने एक्स्ट्रा बता दिए थे थोड़े से, जो आपके सिलेबस में नहीं थे। मेनली आपके सिलेबस में जो था समलंब चतुर्भुज तक ही था, ठीक। इसके अलावा कुछ 3D बॉडी के और होते हैं, CG 3D बॉडी के, तो 3D बॉडी के और समझ लेंगे थोड़े से, वो आपके सिलेबस में है। इन 3 को छोड़ के बाकी सब आपके सिलेबस में है। 3D बॉडीज़ के कौन कौन से हैं, जिसमें कि सबसे ही पहला आता है आपका 3D बॉडी में गोला, स्फीयर, ठीक है। गोला का डायग्राम यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ डायग्राम 3D में बना नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सर्कल जैसा ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ करके आप इसको गोला ही समझें, ठीक है। सर्कल जैसा ही बना रहा हूँ आपके लिए, बट आप इसे गोला समझना प्लीज़, ठीक है। तो इसका एक्स बार और वाई बार कहाँ होगा, जैसे सर्कल का था सेंटर पे, वैसे ही इसका होता है सेंटर पे, एक्स बार और वाई बार। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, जो 3D बॉडीज़ हैं उसमें हम एरिया नहीं लेते, उसमें लेते हैं वॉल्यूम, आयतन। क्या लेते हैं इसमें, आयतन निकालते हैं। और गोले का आयतन सबको पता होगा कितना होता है, 4/3 पाई r⁻3। इसमें हमेशा हम जो क्वेश्चन आएंगे गोला पर, बेलन पर, यानी सिलेंडर, कोन, शंकु, इस पर बेस्ड, तो उसमें हमेशा आयतन यूज करना है आपको, एरिया यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 3D बॉडी है, इसकी थिकनेस भी कुछ होती है, समझ पा रहे हैं। तो 4/3 पाई r³ हो गया, और एक्स बार वाई बार दोनों क्या होंगे, इसके r डिस्टेंस पर होंगे। इतना समझ पा रहे हैं। इसके अलावा ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, बीच में से भी खींच सकते हो तो 0 हो जाएंगे, तो उसको छोड़िए, आप सिमेट्रिकल सेक्शन आगे बताऊंगा मैं आपको, इसको याद रखेंगे फिलहाल, ठीक है। स्फीयर, अगर आपको हेमी स्फीयर दे दे तो देखिए, सर्किल में तो सेमी सर्किल होता है अर्धवृत्त, और गोला में हेमी स्फीयर होता है, ध्यान रखेंगे, हेमी स्फीयर, इसको आप अर्धगोला बोलते हैं, अर्धगोला, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको वैसे ही बना दे रहा जैसे सर्कल बनाया था, क्लियर, अर्धगोला, हाँ, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे, एरिया क्या हो, एरिया नहीं लेंगे इसमें, सॉरी, इसमें क्या लेते हैं, वॉल्यूम। इसमें जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, वॉल्यूम, आयतन। आयतन जो होता है अभी इसका क्या होता है, अभी आपने लिखा क्या, 4/3 पाई r⁻3, ये तो गोले का था, इसका आधा करना है, तो आधा करना तो इसको 2 कर दीजिए बस, 4 की जगह, ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, ठीक है, आयतन। इसके बाद एक्स बार और वाई बार क्या होगा इसका, तो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ठीक। देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर हम इसको बीच में से कट करें तो ये दोनों तरफ क्या होगी, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी यहाँ से ये। तो 3D बॉडीज़ में आप क्या करना, सिर्फ वाई बार के फॉर्मूले याद कर लेना, इसको बीच में से काट के दिखा देना ऐसे, यहाँ से और यहाँ से, ये एक्स बार, ये वाई बार, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पर सेंटर है, और यहीं पे हमें क्या निकालना है, इसका सपोज इस पे निकालना है, यहाँ पर कितना होगा, एक्स बार वाई बार, ये तो हो जाएगा वाई बार, और एक्स बार तो इस मूल बिंदु से ना इधर चले ना इधर, तो एक्स बार तो 0 रहेगा। वाई बार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी है, वाई बार जो होता है अर्धगोले का वो होता है 3r/8, 3r/8 दूरी पर होता है। जितनी भी 3D बॉडीज़ हैं उन सबके एक्स बार आप 0 ले लेना, ठीक है। गोले का तो हालांकि सेंटर पर था, तो आप दोनों को 0 ले सकते थे, या फिर दोनों को r, अगर आप बाहर से सेक्शन ले रहे हैं तो। मैं न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप नोट्स बना रहे थ्योरी के, इन्हें लिख लें, ठीक है। इनको समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद करने का है, ये जितना पॉसिबल है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो याद रखेंगे, अर्धगोले का वाई बार 3r/8 होता है। आगे देखिए, अर्धगोले के बाद आता है फिर आपका राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन का मतलब लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु,
शंकु मतलब कौन, ठीक। शंकु सबने देखा होगा, शंकु जोकर की टोपी टाइप से होता है, ठीक। आप कैसे भी बना लीजिए, या तो आप ऐसे बना लें, ऐसे। इसके अलावा आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ऐसे, ऐसे भी बना सकते हैं नीचे को करके। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे जैसे बनाएं। तो मैं सपोज ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी बीच में से कट करेंगे, ऐसे करके बीच में से, यहाँ से और यहाँ से। ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो रेडियस और हाइट, तो इस केस में इसका देखिए, इसका वॉल्यूम कितना होता है, शंकु का आयतन, सबको पता है शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो इसका आयतन होता है। अब इसका एक्स बार क्या होगा, तो एक्स बार तो देखिए, अगर यहाँ पर कहीं पर सपोज इसका वाई बार है मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यहाँ, तो एक्स अक्ष पर हम कोई दूरी चले ही नहीं, एक्स बार इसका 0 होगा। मैंने पहले ही कह दिया इनके एक्स बार सबके 0 होंगे। वाई बार जो होता है शंकु का दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई थी इसकी, यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई थी, तो ऊंचाई का ये होता है h/4 डिस्टेंस पर, ठीक है, h/4। ये हो गया किसके लिए, लंबवृत्तीय शंकु के लिए, एक्स बार वाई बार और आयतन। इसके बाद देखते हैं बेलन, लास्ट है, बस लास्ट है बेलन। अगला देखिए बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, बेलन को कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक। बेलन भी सब जानते होंगे, डायग्राम बेलन का सबने देखा ही होगा। ऐसे दोनों तरफ बेस सर्किल रहते हैं इसके, ये सब 3D बॉडी है भाई, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक जो होती है इसकी हाइट होती है ये वाली h, ये r, और इधर भी ये r, ठीक, ये रहता है। तो हम यहाँ पर अक्ष हमेशा बीच में से खींचेंगे, सिमेट्रिकल है। 3D बॉडी में सब में आपको बीच में से खींचना है अक्ष को। तो ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष, समझ पा रहे हैं आप, ये x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। तो इसमें जो x बार होगा, देखिए यहाँ कहीं पर बीच में ये होता है इसका सेंटर, तो ये y बार डिस्टेंस हमें बतानी है, जो कि यहाँ से और यहाँ तक होगी। तो इसका x, पहले तो इसका आयतन देख लीजिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यस, यस यस यस, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और इसका x बार 0 और y बार कहाँ होगा, देखिए अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, तो ये आयत के टाइप से बन रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा ही तो है इतना बीच का। तो कितना हो जाएगा, h/2 होता है, h/2, यस h/2 ही है, ठीक है। इनको ज़रूर याद कर लेना प्लीज़, ये रटने का ही है भाई, और इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। जितना पॉसिबल था मैंने आपको डायग्राम बना के भी कोशिश की है समझाने की। तो ये टोटल सेक्शन थे, जिनमें से आपके शुरू के सेक्शन, अगर आपको देखिए जो L सेक्शन, T सेक्शन, I सेक्शन या Z सेक्शन के CG निकालने हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप आयताकार का याद रखना, B/2 H/2, वो तो सारे उससे हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके अदर डायग्राम आएंगे, कहीं कहीं आपको सर्किल बना देगा आधा, उसके साथ में कुछ ट्रायंगल जोड़ देगा, कुछ आयत जोड़ दिया आगे, तो इस तरह के उल्टे सीधे सेक्शन जो आएंगे उनके लिए आपको सारे याद करने पड़ेंगे। और 3D बॉडीज़ के आपको लिखी थी, 3D बॉडीज़ की ओर याद रखेंगे आप। इसमें क्या क्या आपको, एक तो आयतन याद करना और एक एक्स बार और वाई बार याद करना, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज वगैरह थे। तो इनको प्लीज़ करके एक कॉपी पे अच्छे से लिखना, 1-2 पेज पे लिख के इनको बार बार प्रैक्टिस करना, याद करना इनको। और क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आपको CG के क्वेश्चंस कराऊंगा, हो सकता है एक ही क्लास में कवर हो जाए, अगर एक क्लास में कवर नहीं होंगे तो हम 2 क्लास में कर लेंगे। पहले तो मैं आपको सेक्शन कराऊंगा, L सेक्शन, T सेक्शन, I सेक्शन, Z सेक्शन, सारे सेक्शन कराऊंगा। सेक्शन हो जाने के बाद फिर हम ये बॉडीज़ करेंगे, जितने भी आपकी बुक में बॉडीज़ हैं, 2D 3D हर तरह की बॉडी को हम कवर करेंगे यहाँ पर। हो सकता है या तो 2 क्लास में हो जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके इसके, तो ओवरऑल 3 क्लास में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कवर हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन केवल इतना ही था, और डिटेल बहुत सारी पढ़नी है आपको, तो आप और डिटेल बुक से या गूगल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिसके जितने पॉसिबल था, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने सारा पोर्शन आपको कवर करा दिया है, ठीक है। तो आपको अब काम क्या करना है, कल तक इन सभी फॉर्मूले को एक पास लिख करके याद करना है आपको, और फिर कल की क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे हम, तो क्वेश्चंस जरूर करने हैं, बिना क्वेश्चंस के फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।